जय हिंद, नमस्कार मेरे प्यारे एस्पिरेंट। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने आप लोगों से एक वादा किया था कि आरएसआर जो आपको पढ़ाएंगे उसकी प्रैक्टिस सेशन हम आप लोगों के लिए लेके आएंगे। तो भाई हम अपने वादे पर खड़े हैं। पर डे आपको वीडियोस मिल रही है कि आपको पढ़ना है, कॉन्सेप्ट के लिए पढ़े, आरएसआर से पढ़े। ऐसा नहीं है कि भाई, ऐसी बात नहीं है कि आरएसआर पढ़ाते हैं मतलब चलो इस बात पर तो मैं आपसे क्या बोलूँ भाई, आरएसआर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। एक मेरा जैसा स्टूडेंट जिसको कुछ भी नहीं पता था फिजिक्स के अंदर, आज वो आप लोगों को इतने अच्छे से पढ़ा पा रहा है, सब कुछ उन्हीं की बदौलत है। और दोस्तों, ऐसी बात नहीं है कि आर एस सर के जो मतलब ए पर है स्टूडेंट है वो अच्छा नहीं पढ़ाते, ऐसी बात। दो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं उनके लिए क्या है कि उनके लिए 1000-1200 रुपये बहुत बड़ी बात होती है। तो और दूसरी बात यह है कि भाई आर एस सर अकेले अकेले इंसान कितना पढ़ाएंगे, ताकि हम ये चाहते हैं कि हम अपनी एंड से उनके लिए कुछ ऐसा कंट्रीब्यूट मतलब कि कर सकें, ताकि उनको भी ये एहसास हो कि हम अकेले नहीं है इस फील्ड के अंदर बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो बस भाई इसी एक इंटेंशन के साथ आप लोगों को पढ़ाते हैं। बाकी भाई वो आप पर सब कुछ आप पर डिपेंड है भाई। वीडियो को शेयर करते हो भाई, एक लाइक का अवश्य करना दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, तभी आप लोग लाइक करते हो भाई। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जितने लोग वीडियो देखो ना भाई, एक लाइक अवश्य करो मेरे दोस्त, और एक वीडियो कमेंट भी अवश्य करना प्यारा सा, क्योंकि अगर आप कमेंट करते हो तो आप कमेंट्स को पढ़कर ही हमें अंदर से मोटिवेशन मिलता है कि हाँ अपने भाई हमारे बारे में ऐसा सोचते हैं। बाकी भाई आपकी इच्छा है, और आप सभी पता है कि हमने बहुत सारे एग्जाम निकाले, तो उसी के आधार पर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। तो अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन। और भाई देखो ये एयरफोर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। और जो भी अगर आपको देखो, जो भी अगर आपको गाइडेंस चाहिए कि सर हम कैसे पढ़ें, हम एग्जाम कैसे, सब कुछ कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दिया करो सर कि सर मेरा ये सब्जेक्ट वीक है, मेरा मैथ वीक है, मेरे मैथ के अंदर ये पर्टिकुलर मेरा चैप्टर वीक है। तो भाई आपको कमेंट बॉक्स में उसका रिप्लाई मिल जाए। जो भी डाउट हो गाइडेंस से संबंधित कुछ भी, प्लीज़ कमेंट कर दिया करो। मैं पर्सनली आपके जो कमेंट्स है उसका जवाब दूंगा, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन है कि किसी निकाय द्वारा किया गया कार्य इसकी आंतरिक ऊर्जा में कमी के बराबर है, तो ये किस प्रकार का प्रोसेस है। यानी कि इंग्लिश वाला देख लो। देखो इंग्लिश के अंदर भाई देखो, मतलब मेरे पास मोस्टली कमेंट ये आ रहा है कि सर इंग्लिश लिखे हो भाई, थोड़ा सा आप 1-2 दिन का वेट कर लो। मैं ये सोच रहा हूँ कि आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन है वो भी मैं इंग्लिश के अंदर लिखूँ, बट लेकिन आप एक दो दिन थोड़ा सा वेट करो और थोड़ा सा एडजस्ट करो, ठीक है। देखो कि देखो, इफ द इंटरनल एनर्जी, इफ द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी इज देखो, इफ द वर्क डन इज, देखो इफ द वर्क डन, देखो आप इंग्लिश वाला देख लो कि इफ द वर्क डन, वेट, इफ द वर्क डन, हाँ देखो, इफ द वर्क डन डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, यानी कि इफ द वर्क डन इज इक्वल टू the change in the internal energy of its negative value, then it is the which type of the process, यानी कि अगर आपका कार्य इंटरनल एनर्जी नेगेटिव बराबर, भाई ये कौन सा प्रक्रम है। आप सभी पता है कि सर आइडियाबेटिक नाम की एक प्रोसेस होती है, उसके अंदर जो कुल ऊर्जा है, यानी कि हमने आइडियाबेटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रक्रम होता है कि इन विच वी डू नॉट गिव एनी टाइप ऑफ एनर्जी एंड वी डू नॉट टेक एनर्जी, यानी कि जो अपना जो निकाय होता है वो ना तो किसी प्रकार की ऊर्जा लेता है ना ही ऊर्जा देता है। यानी कि जो जो आइडियाबेटिक प्रोसेस है उसके अंदर कुल उष्मा है उसका मान 0 होगा, यानी उसमें परिवर्तन 0 होगा, यानी डेल्टा क्यू बराबर 0 होगा। अगर डेल्टा क्यू बराबर 0 है तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ दी मतलब जो प्रथम नियम है उष्मा गति का, उसके अनुसार क्या है सर 0 इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस का डेल्टा यू, तो डेल्टा डब्ल्यू बराबर माइनस का डेल्टा यू। यानी आई होप सब भाई समझ में आया होगा आप लोगों को। मेरे को पता है कि इसकी जो लैंग्वेज है बहुत हार्ड है क्वेश्चन की, बट अगर आप पढ़ोगे सीखोगे तो भाई समझ में आएगा। अगर आप नहीं पढ़ोगे भाई इसका कुछ भी इलाज नहीं है। कि भाई यही बात है कि अगर मेहनत करोगे तो भाई उसका फल आपको एक ना एक दिन अवश्य मिलेगा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि 2 मोल गैस के अणुओं के रुद्धोष्म प्रसार में इसकी आंतरिक ऊर्जा इतने का हास्य होता है, तो किया गया कार्य क्या। इंग्लिश बोलो देख लो, यानी इन ए आइडियाबेटिक प्रोसेस द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू, यानी कि द लॉस ऑफ द इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू 100 जूल, यानी कि द लॉस ऑफ द इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू 100 जूल, देन व्हाट विल बी द वर्क डन, यानी आपको वर्क डन पूछा। समझो देखो, मतलब कि जो द लॉस ऑफ द इंटरनल एनर्जी, इसका मतलब क्या है सर जो डेल्टा यू है वो माइनस का 100 जूल है। क्यों है, क्योंकि वायु आप इसके अंदर साफ साफ ये लिखा है कि जो आंतरिक ऊर्जा उसके अंदर हास्य हुआ, यानी आंतरिक ऊर्जा है उसके अंदर कमी आई है। तो अगर आंतरिक ऊर्जा में कमी है इसका मतलब ये है कि सर जो डेल्टा यू है इज इक्वल टू माइनस का 100 जूल। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है सर, ये बात हमको समझ में आ गई। अगला देखो, अगर देखो ये बात आपको समझ में आ गई सर, ये बात हमको समझ में आ गई, ठीक है। आपको अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि तो अकॉर्डिंग टू आइडियाबेटिक प्रोसेस डेल्टा डब्ल्यू बराबर माइनस का डेल्टा यू। अब देखो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस का चिन्ह पहले से ही है तो माइनस 100 जूल, इट विल बी पॉजिटिव 100 जूल,
तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, डी सही है, सॉरी ऑप्शन नंबर आपका डी सही है कि जो 100 जूल है पॉजिटिव 100 जूल तो सही होगा, नेगेटिव सही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर जो जो इंटरनल एनर्जी है वो नेगेटिव है। अगर यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा होता कि जो द लॉस ऑफ द इंटरनल एनर्जी, अगर साफ साफ केवल इतना लिखा होता कि इंटरनल एनर्जी 100 जूल है, तब आपका जो वर्क डन है वो नेगेटिव आता। और नेगेटिव वर्क डन का क्या मतलब सर? नेगेटिव वर्क डन का मतलब है कि द वर्क ऑन दी सिस्टम, यानी जो कार्य है वो जो निकाय उसके ऊपर किया गया। और जो पॉजिटिव वर्क डन का मतलब है कि सर निकाय ने कार्य किया। तो आई होप भाई ये कंसिडर आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए, वीडियो लास्ट तक बने रहना, बहुत कुछ सीख के जाओ मेरे दोस्त। अगर कुछ सीखना ही है तो भाई मन लगा के सीखो, ताकि वो जो सीखी हुई चीज़ आपके भी काम आए और किसी और के भी काम आए। तो बस ये कहूँगा, अगर पढ़ना है तो मन लगा कर पढ़ो। अगला क्वेश्चन देखो, साइकिल के टायर का अचानक फटना किस प्रकार का प्रक्रम है? साइकिल का टायर का अचानक फटना, इट इज ए टाइप ऑफ ए एडियाबेटिक प्रोसेस। यानी कि अगर साइकिल का टायर अचानक फटा है, इसका मतलब क्या सर? उसमें ना तो उसने उष्मा ली है और ना ही उसने उष्मा दी है। इसका एक एग्जांपल ये होगा। बट अगर आप ऐसे सोचना चाहो कि सर जो एडियाबेटिक प्रोसेस है वो बहुत ही फास्ट होते हैं, सर जो एडियाबेटिक प्रोसेस है, एडियाबेटिक प्रोसेस, सर जो एडियाबेटिक प्रोसेस है वो सर बहुत फास्ट है। यानी कि एडियाबेटिक प्रोसेस को कंप्लीट होने में भाई बहुत ही कम समय लगता है। और अगर आपको ये पूछ रहे कि सबसे फास्ट प्रोसेस क्या है, देन यू हैव टू आंसर आइसोथर्मल, यानी समतापी प्रक्रम। भाई वो सबसे धीरे धीरे, यानी कि सबसे स्लो, यानी कि सबसे स्लो, यानी कि सबसे स्लो जो प्रोसेस पूछे दैट इज द आइसोथर्मल प्रोसेस, यानी समतापी प्रक्रम सबसे कम, मतलब सबसे धीमा प्रक्रम है। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा कि सर इट इज ए टाइप ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस। अगला क्वेश्चन देखो, रुदोसम प्रक्रम हेतु असत्य कथन कौन सा? यानी कि अकॉर्डिंग टू एडियाबेटिक प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, यानी अकॉर्डिंग टू एडियाबेटिक प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, यानी कौन सा कथन है वो सत्य नहीं है। देखो पहला कथन क्या सर? पहला कथन डेल्टा क्यू बराबर 0, तो सर पहला कथन अपना सत्य है। दूसरा सर डी यू बराबर माइनस का डी डब्ल्यू, ये भी सही है। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ये सही हो जाएगा। ठीक है। अगला सर क्यू बराबर नहीं था। देखो क्यू बराबर कॉन्स्टेंट है, बट जो डेल्टा यू है, देखो डेल्टा क्यू है वो 0 है। इससे जो डेल्टा क्यू है उसका मतलब ये सर क्यू टू माइनस का क्यू वन। तो भाई क्यू टू और क्यू वन में कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं है। क्यू टू वह भी अपने क्यू के बराबर है और जो क्यू वन है वो भी अपना क्यू के बराबर है। इसका मतलब सर जो क्यू है वो कांस्टेंट होता है, यानी जो उष्मा है वो नियत होती है। ना तो हमने निकाय से उष्मा ली है और हमने ना ही निकाय को उष्मा दी। इट मीन्स कि द एनर्जी इन द एडियाबेटिक प्रोसेस इज कांस्टेंट, इट डज नॉट वेरी। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, बट ये कथन गलत है। अकॉर्डिंग टू एडियाबेटिक प्रोसेस द एंट्रोपी इज नॉट द कांस्टेंट, यानी एंट्रोपी वो कांस्टेंट नहीं होती है। ये अपने ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ, बट अकॉर्डिंग टू एडियाबेटिक प्रोसेस एंट्रोपी इज कांस्टेंट फॉर द एडियाबेटिक प्रोसेस, यानी कि जो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, यानी कि एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए जो एंट्रोपी वो नियत होती है, बट ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ नहीं होती। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी आपका गलत हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, 18 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर किसी द्वीप परमाणविक गैस के रुदोषम प्रक्रम में उसे अगर संपीड़ित किया गया है तो उसका आयतन 1/8 कर दिया जाता है, तो संपीड़ित में ताप का मान क्या हुआ? बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन, और ये वही क्वेश्चन है जो स्टूडेंट छोड़कर आते हैं। बट मैं ये कहूँगा मेरे भाई, अगर आप हमारे स्टूडेंट हो, अगर आप हमसे पढ़ते हो, तो ये क्वेश्चन को आप फोड़ कर आओगे। बस बेशर्ते जो ट्रिक और जो प्रोसेस मैं बताता हूँ, अकॉर्डिंग टू दैट प्रोसेस यू हैव टू डू, आपको वही प्रोसेस फॉलो करनी है। इसके लिए आपको एक जो क्वेश्चन है उसको दोबारा पढ़ो, एक बार देखो। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ बट मेरे को इसका फॉर्मूला वगैरह कुछ आ नहीं रहा है, तो भाई मेरी ये पर्सनल गाइडेंस, इतने एग्जाम मैंने निकाले हैं, तो भाई क्या कि आपको जो क्वेश्चन है उसको भाई 2 से 3 बार पढ़ना है। क्या पता है कि सर आपका माइंड मतलब ऐसी जगह पर क्लिक कर जाए कि आपको वो उसका जो फॉर्मूला वगैरह वो मतलब फॉर्मूला वगैरह या फिर कुछ जुगाड़ वगैरह निकाल कर आप उसका आंसर निकाल दो। मतलब क्या क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ा करो, ताकि क्या कि जो क्वेश्चन लिखा हो उसका आपको कंसेप्ट क्लियर हो। पढ़ो कि 18 डिग्री सेंटीग्रेड, सबसे पहली बात है मेरे भाई, डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट का कंफ्यूज होता है। देखो सर ये डिग्री सेंटीग्रेड हम कहीं पर सर कहीं पर केल्विन, भाई देखो अगर आपको एमकेएस पद्धति में आपको वैल्यू निकालनी है तो भाई आपको डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करना पड़ेगा। इससे जो केल्विन है वो एमकेएस पद्धति का मात्रक होता है। बहुत सारे स्टूडेंट को ये पता नहीं होता है। तो आपका केल्विन है वो एमकेएस पद्धति का मात्रक है, और जो डिग्री सेंटीग्रेड भाई ये सीजीएस पद्धति का मात्रक है। तो आपको क्वेश्चन के अंदर आपको एमकेएस पद्धति में वैल्यू निकालनी होती है, तो भाई इसका मतलब कि आपको सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले 27 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर केल्विन में चेंज करते हो तो इट विल बी 300 केल्विन। अब ये कैसे है भाई, ये मत पूछना कि यार ये कैसे है, क्योंकि ये बेसिक सा अपना फॉर्मूला होता है कि C इज इक्वल टू 273 प्लस का केल्विन। तो इस हिसाब से हम निकाल लेना। ठीक है। देखो ये अगर अपने पास होगा 300 केल्विन। ठीक है। देखो मतलब आपको 27 डिग्री सेंटीग्रेड का यूज नहीं करना, आपको केल्विन से आंसर निकालना है, और अगर केल्विन से आंसर निकालने के बाद जो आपका आंसर आए उसको आपको डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करना है। देखो क्या बोला गया है कि जो आयतन है वो 1/8 हो जाता है तो आपको संपीड़न का ताप निकालना पड़ेगा।
देखो निकालने कोई दिक्कत नहीं। देखो पहले समझो। देखो आपको अकॉर्डिंग टू एडियाबेटिक प्रोसेस क्या सर पी वी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट होता है, पता है सर। अब देखो पी वी की पावर गामा को आपको टी वी की पावर गामा में मतलब कि चेंज करना पड़ेगा। देखो समझो, पहले समझो। देखो पी बराबर पी वी बराबर एन आर टी होता है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मेरे भाई कुछ नहीं करना, आपको पी की वैल्यू निकालनी तो वी का भाग लगा दो आप इसमें। देखो यहाँ पर एन आर टी, एन आर कॉन्स्टेंट है तो उसको बूझो एक बार, एक बार के लिए इसको बूझो। तो टी मैं ये बोल सकता हूँ सर पी समानुपात टी अपॉन वी हो गया, ठीक है। तो टी अपॉन वी को मैं वैल्यू यहाँ पर पुट करता हूँ, टी अपॉन वी, वी की पावर गामा इजिकल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो टी वी की पावर गामा माइनस का 1, क्योंकि देखो नीचे है क्या, ऊपर है गामा, तो गामा माइनस का 1 हो गया, तो इट विल बी कांस्टेंट। अब मैं ये बोल सकता हूँ कि सर जो T1 V1 की पावर गामा माइनस का 1 इजिकल टू T2 V2 की पावर गामा माइनस का 1, आराम से बोल सकता हूँ, क्योंकि सर अगर ये कांस्टेंट है तो T1 V1 की पावर गामा माइनस 1 इजिकल टू T2 V2 की पावर गामा माइनस का 1, सही है, कोई दिक्कत नहीं। देखो आपको आपके पास T1 की वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं, आप T1 को इधर रख लो। मतलब आपको निकालना क्या सर, मेरे को T2 निकाल, तो भाई जो अगर T2 निकालना है तो इसको T2 को इधर रखो, और T1 इंटू V1 अपॉन V2 की पावर गामा माइनस का 1, क्योंकि सर मैंने V2 का इसमें भाग लगाया और जो गामा माइनस 1 इसको मैंने कॉमन कर दिया। आगे देखो T1 कितना सर, T1 मेरे पास 300 केल्विन, तो 300 केल्विन लिख दो, ठीक है। अब देखो अब है अपने क्वेश्चन के अंदर ट्विस्ट क्या है कि सर जो आयतन है वो प्रारंभिक आयतन का 1/8 होता है। मतलब कि मेरे भाई जो आयतन बाद का आयतन क्या सर, बाद का आयतन V2 है, और ये V2 भाई V1 का 1/8 है, यानी कि V2 है वो V1 का 8 गुना है। क्यों 1/8 गुना, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोला गया कि जो मतलब संपीड़ित किया गया, संपीड़ित का मतलब सर उसको हमने कंप्रेस किया, तो अगर हमने उसको कंप्रेस किया भाई उसका आयतन पहले से कम होगा। तो पहले अगर उसका पहले उसका आयतन अगर V1 था तो बाद में उसका V1 का मतलब कुछ ना कुछ तो कम होगा, तो भाई V2 इजिकल टू V1 अपॉन 8 होगा, कोई दिक्कत नहीं, लिख दो यहाँ पर। आपको V2 का मान, या फिर एक काम कर लो, 8 को इधर ले आओ तो V1 अपॉन V2 बराबर 8 हो गया, तो V1 अपॉन V2 बराबर 8 की पावर गामा माइनस 1। अब देखो भाई, अब सर मैं यहाँ से गामा कैसे निकालूँ, देखो क्वेश्चन को गामा कैसे निकालूँ। अब आपका आंसर होगा क्या सर, ऐसे क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई, आते हैं, अगर आपने एग्जाम दिया तो पता होगा। देखो आपको क्वेश्चन के अंदर ये बोला गया सर इट इज़ ए डाई मोलिक्यूल गैस, यानी कि ये एक द्विपरमाणु गैस है, और भाई जो द्विपरमाणु गैस के लिए गामा बराबर आपके पास होता है 1.44, करो आगे 300 केल्विन और 8 की पावर कितना सर 1.44 माइनस का 1 इजिकल टू 300 इंटू 8 की पावर 0.44, यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ सर 300 अपॉन 8 की पावर 44/100, ये आपका आंसर हो जाएगा। और देखो क्वेश्चन के अंदर आपको, ऑप्शन के अंदर आपको इतना ही मिलेगा। अगर आपको इससे अगर इसके आगे अगर आपको सॉल्व किया हुआ मिलता है तो वो मतलब देखो एयरफोर्स के लेवल की अगर आप तैयारी कर रहे हो तब आपको इतना ही आंसर मिलेगा। तो जिस भी क्वेश्चन के जिस भी ऑप्शन के अंदर आपको ये आंसर हो, टिक करके आगे बढ़ जाना, ठीक है। बाकी इसको अगर फुल आपको आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि एग्जाम में तो कोई पता है कि इसकी वैल्यू निकालना बहुत बड़ी बात होती है, तो एग्जाम में इतना नहीं पूछेगा, इतना ही पूछेगा, ठीक है। तो ये इसका प्रोसेस है, ये आपको पता होना चाहिए। मेन बात है, मेरा एक क्वेश्चन लेके आने का मतलब है कि मैं आपको ये प्रोसेस समझा पाऊँ किस हिसाब से इसका आंसर निकलता है। तो आगे कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन इस पर बेस्ड है, तो आपको वो क्वेश्चन करने हैं, ठीक है मेरे साथ। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ ये समझो पहले, ये आ गया ना अपना। देखो एक गामा बराबर 2.5 वाली एक गैस का आयतन प्रारंभिक आयतन का 1/8 हो जाता है, तो सर उसका दाब क्या होगा। देखो आपको सेम इसी फॉर्मूले का यूज करना है, P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा, ठीक है। अब देखो P1 आपको निकालना है सर, मेरे को निकालना सर प्रारंभिक दाब, मेरे को सर P2 निकालना है, तो P2 इज इक्वल टू, क्योंकि सर मेरे को सेकंड निकालना है, प्राथमिक मेरे को दिया गया है, तो P2 इज इक्वल टू P1 V1 अपॉन V2 की पावर, हाँ कोई दिक्कत नहीं, गामा, ओके। आगे देखो, अब देखो क्या बोला क्वेश्चन के अंदर, ये बोला गया सर आयतन है वो गैस का 1/8 हो जाता है, मतलब V2 सेम ये कंडीशन है, V2 इजगल टू V1 अपॉन 8, और इसलिए V2 अपॉन V1 इजगल टू 8 हो जाएगा। तो सर V2 अपॉन V1 इजगल टू P1, V2 अपॉन V1 इजगल टू 8 हो जाएगा, तो 8 की पावर गामा माइनस का 1, तो P1 8 की पावर 5 2.5 सर 2.5 है, इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ सर 2.5, तो अगर मैं 2.5 को अगर सोल्व करता हूँ तो P1 8 की पावर 2.5 क्या ऑप्शन में है, पहले देख लेता हूँ मैं, ऑप्शन में नहीं से 2.5, कोई दिक्कत नहीं। देखो 2.5 को मैं ये बोल सकता हूँ 25/10, तो इसको मैं ये बोल सकता हूँ 5/2, ठीक है, क्योंकि सर मैंने इसको 5 से काट दिया, तो 5 की 5/2। अब देखो कुछ नहीं करना आपको, P2 इजकल टू P1 8 को मैं ये बोल सकता हूँ सर 2 की पावर 3, तो सर 2 की पावर 3 गुणा 5/2, तो ये बोल सकता हूँ सर P1 2 की पावर 15/2,
P1 2 की पावर 15 बटा 2। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। P2 इक्वल टू P1 2 की पावर 15 बटा 2। अच्छा क्वेश्चन था मेरे भाई, एग्जाम में देखो मिल सकता है, रिक्वेस्ट करूँगा ये प्रोसेस समझ लेना, एयरफोर्स लेवल बढ़ा रही है, काम आएगा, अदरवाइज पछताओगे। ठीक है, तो आगे और क्वेश्चन लेके डोंट वरी, समझ में आएगा। इसलिए मेरे को ये पता कि आपके लिए नया टाइप है, समझोगे, बट साथ साथ क्वेश्चन को देखते रहना, प्रैक्टिस करते रहना, सेल्फ करना प्रैक्टिस, ठीक है, तभी समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखो। हाँ देखो, गैस के रुद्धोष्म प्रसार में क्या होता है? देखो गैस के रुद्धोष्म प्रसार में क्या होता है, देखो कि सर हमको ये बस एक ही बात बताया, सर अगर किसी गैस का एडियाबेटिक प्रोसेस है ना, तो सर उसके अंदर उष्मा है वो नियत होती है, यानी कि उष्मा का न तो आदान प्रदान होता है, और ना ही उसके अंदर मतलब ना तो उष्मा ली जाती है निकाय द्वारा, ना ही उस निकाय को उष्मा दी जाती है। तो इसका मतलब कि सर उसकी उष्मीय ऊर्जा है वो नियत होती है, ना तो उसका ताप नियत होता है, ना ही उसकी आंतरिक ऊर्जा नियत होती है। क्यों? क्योंकि सर जो आंतरिक ऊर्जा है, जो डेल्टा यू है, वो सर माइनस का डेल्टा जो डब्ल्यू के बराबर होती है, यानी कि जो किए गए कार्य की नेगेटिव के बराबर होती है सर। इसका मतलब कि सर उसमें ऊर्जा है वो नियत होगी, और उसमें ऊर्जा का यहाँ से मेरा मतलब है कि सिर्फ निकाय को दी गई उष्मा और निकाय से ली गई ऊर्जा, ये मतलब होता है मेरा उष्मा जो मतलब जो है ना उसमें ऊर्जा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा कि उसमें ऊर्जा है वो मतलब नियत होती है। ठीक है, उसमें ऊर्जा नियत है, मतलब नहीं इसका, हाँ सॉरी, हाँ मतलब आपको क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर डी के अंदर ये बोला गया कि उसमें ऊर्जा बढ़ती है, बट उसमें ऊर्जा बढ़ती नहीं है। तो इसका मतलब कौन सा? सर इसका मतलब ये है कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्यों सही होगा समझो, तो अब समझाता हूँ। देखो क्यों सही, देखो समझो पहले। देखो अकॉर्डिंग टू एडियाबेटिक प्रोसेस, डेल्टा सर क्यू बराबर 0, डेल्टा क्यू बराबर 0, इसका मतलब सर जो डेल्टा डब्ल्यू है माइनस का डेल्टा यू। आप देखो इससे आपको क्या समझ में आता है? सर माइनस का डेल्टा यू, सर माइनस का डेल्टा यू से ये मेरा ये तात्पर्य सर आंतरिक ऊर्जा घट रही है। तो अगर आंतरिक ऊर्जा घट रही है तो भाई ताप भी घटेगा। क्यों? कि सर जो ताप, जिस प्रकार से ताप परिवर्तित होता है इसी प्रकार से अपनी आंतरिक ऊर्जा परिवर्तित होती है, और इसके अंदर इसकी आंतरिक ऊर्जा माइनस में है। इसका मतलब कि सर इसकी आंतरिक ऊर्जा घट रही है। अगर इंटरनल एनर्जी घट रही है, इट मीन्स की जो टेम्परेचर है वो भी डिक्रीज करेगा। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, उसका ताप गिरता है। अगला क्वेश्चन देखो, किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाएगी तो किसा प्रसार होगा? देखो किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा बढ़ रही है, इसका मतलब सर देखो किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा बढ़ रही है, इसका मतलब सर इसका मतलब मेरे सीधा सा ये कि सर वो समतापीय तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? इससे दोस्तों समतापी प्रक्रम है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, उसके अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो बस जो यू है वो भी अपना कांस्टेंट होगा, यानी जो डेल्टा यू है वो 0 होगा। बट इसके अंदर ये बोला गया सर आंतरिक ऊर्जा बढ़ रही है, आंतरिक ऊर्जा बढ़ रही है, इसका मतलब सर या तो वो होगा आइडियाबेटिक प्रोसेस। अगर वो आइडियाबेटिक प्रोसेस है ना, तो आइडियाबेटिक प्रोसेस में भी कौन सा है, यानी कि आइडियाबेटिक प्रोसेस में कि उसका जो एक्सपेंशन हो रहा है या फिर उसका कंप्रेशन हो रहा है, यानी कि उसका एक्सपेंस मतलब उसका प्रसार हो रहा है या फिर उसका संपीड़न हो रहा है। इंग्लिश वालों देख लो, एक्सपेंशन और इसका होगा कंप्रेशन। ठीक है, यानी कि उसका एक्सपेंशन हो रहा है या फिर उसका कंप्रेशन हो रहा है। अब मेरे को ये बताओ मेरे दोस्त कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या सर डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस का डेल्टा डब्ल्यू, यानी सर देखो हमको डेल्टा यू पॉजिटिव चाहिए। अब ये डेल्टा यू पॉजिटिव कब आएगा? सर जब डेल्टा डब्ल्यू नेगेटिव आ जाए। क्यों? क्योंकि सर पहले से नेगेटिव है और उसको नेगेटिव से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास डेल्टा यू पॉजिटिव आ जाए। और सर ये डेल्टा यू नेगेटिव, डेल्टा डब्ल्यू नेगेटिव कब आएगा? सर डेल्टा डब्ल्यू तभी नेगेटिव आएगा जब इसमें संपीड़न होगा। क्योंकि जब संपीड़न होगा तो उसके आयतन में कमी आएगी, और जब उसके आयतन में कमी आएगी तो मेरे भाई वहाँ पर किया गया कार्य नेगेटिव होगा, और कार्य नेगेटिव होगा तो डेल्टा डब्ल्यू है वो नेगेटिव में आएगा, और डेल्टा डब्ल्यू नेगेटिव है तो भाई नेगेटिव अपना पॉजिटिव बना देगी। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका बी सही है कि सर जो उसका प्रोसेस है वो संपीड़न होगा, यानी जो आइडियाबेटिक प्रोसेस होगा बट वो कंप्रेशन होगा ना कि एक्सपेंशन। ठीक है, आई होप सब ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका है। अगर नहीं समझ में आए तो भाई वीडियो दोबारा देख लेना, समझ में आएगा। इस चीज़ को समझो मेरे दोस्त, बहुत काम की चीज़ है। अगला क्वेश्चन देखो हाँ देखो, एक गैस जिसमें गामा का मान है 1.5 को प्रारंभिक आयतन के 1/4 तक संपीड़ित किया जाता है तो अंतिमतः प्रारंभिक दाब का अनुपात क्या होगा? समझो, इंग्लिश वाला देख लो कि गामा इज इक्वल टू, जो गामा है उसका मान है गामा इज इक्वल टू अपने पास है 1.5। ठीक है, और एंड इट्स इनिशियल वॉल्यूम इज डिक्रीज्ड टू 1/4 ऑफ इस मतलब इट्स फाइनल वॉल्यूम इज डिक्रीज टू इट्स इनिशियल वॉल्यूम ऑफ 1/4, यानी कि जो V2 है वो अपने पास V1/4 है। बस आई बात समझ में। अब आपको प्रारंभिक और अंतिम दाब का अनुपात निकालना पड़ा। चलो निकालते हैं। सेम अकॉर्डिंग टू आइडियाबेटिक प्रोसेस क्या P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा।
ठीक है। अब देखो P1 क्या, सर मेरे को निकालना क्या, सर मेरे को P2 निकालना है, सर मेरे को P1 और P2 का अनुपात निकालना है, तो P1 अपॉन P2 का अनुपात मेरे को निकालना, कोई दिक्कत नहीं, निकालेंगे। देखो P1 अपॉन P2 इक्वल टू V2 अपॉन V1 की पावर गामा, कोई दिक्कत नहीं। देखो V1 अपॉन V2 की वैल्यू आपके पास 4 है, बट सर हमें V2 अपॉन V1 की वैल्यू चाहिए, तो सर इसका इसमें भाग लगाते हैं, तो अपने पास 1/4 बच जाता है। सर 1/4 की पावर गामा, गामा कितना सर, गामा अपने पास 1.5, कोई दिक्कत नहीं, निकालेंगे। देखो 1/4 की पावर 1.5 को मैं 3/2 आराम से लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, सही है 3/2। अब देखो इसके अंतिम दाब, ओके देखो पहले इसको समझ लो, ठीक है। क्योंकि देखो 1/2 की पावर 2 की पावर 3/2, इसको मैं आराम से 1/8 बोल सकता हूँ। अब देखो क्वेश्चन के अंदर आपको ये नहीं पूछा है P1 अपॉन P2, P1 अनुपात P2 नहीं पूछा है। अगर P1 अनुपात P2 पूछा तो आपका 1:8 होता, बट क्वेश्चन के अंदर आपको P2 अनुपात P1 पूछा है, बस यहीं पर स्टूडेंट गलती करते हैं, 8:1 आएगा। देखो अब समझो क्वेश्चन के क्या बोला गया, क्वेश्चन के अंदर आपको ये बोला गया उसका अंतिम और प्रारंभिक दाब का अनुपात बताना, यानी कि उसका जो फाइनल है P फाइनल रेशियो P इनिशियल बताना आपको। क्वेश्चन के अंदर ये पूछा कि P फाइनल रेशियो P इनिशियल आपको बताना है। देखो फाइनल का मतलब P2, तो P2 रेशियो P1 बताना है, तो ये आप 8:1 आएगा, और 8:1 आएगा। और दूसरी बात, अगर आप P1 रेशियो P2 पूछता तब आपका 1:8 होता। इसको आप ऑप्शन से भी वो आराम से क्लियर कर सकते हो। कैसे कि सर देखो उसका आयतन घट रहा है, इसका मतलब उसका दाब बढ़ेगा, क्योंकि सर PV की पावर गामा बराबर कांस्टेंट होता है। अगर आयतन घटेगा, आयतन 1/4 हुआ, तो इसका मतलब सर P बढ़ेगा। बस इस हिसाब से भी आप इसका आंसर 8:1 टिक कर सकते हो। ये मेरी ट्रिक थी, दोबारा समझ लो कि सर उसका आयतन घटा यानी V2 घट गया, तो सर V2 घटा, इसका मतलब सर P2 बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि सर PV की पावर गामा बराबर कांस्टेंट होता है, PV की पावर गामा कांस्टेंट है, तो V बढ़ा है, V घटा तो P डेफिनेटली बढ़ेगा। तो ये था अपना ट्रिक, जिसे आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। भाई ये वो उसी को बताओ जिसने एग्जाम दिए, डोंट वरी, विश्वास कर सकते हो अपने भाई पर। अगला क्वेश्चन देखो, ये इजी क्वेश्चन आप आराम से बता सकते हो। एक आदर्श गैस के रुद्धसम प्रसार में डेल्टा P अपॉन P की वैल्यू क्या होती है, सबको पता है सर डेल्टा P अपॉन P की वैल्यू होती है माइनस गामा डेल्टा V अपॉन V। अगर आपको यहीं पर ये पूछे कि सर उसका आइसो मतलब समताप प्रक्रम है, तब आपको डेल्टा P अपॉन P इक्वल टू माइनस V डेल्टा V अपॉन V होगा, ठीक है। अगर आपको ये पूछे कि सर आइडियबेटिक प्रोसेस की ढाल बराबर गामा इंटू आइसो थर्मल प्रोसेस की ढाल, यानी कि जो आइडियबेटिक प्रोसेस है उसकी ढाल जो समतापिक प्रक्रम होता है उसकी जो गामा गुना होती है, ठीक है। तो ये था आपका आज का बेहतरीन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, अब देखो एक गैस के नियत दाब P पर उसका प्रसार V1 से V2 तक होता है, तो किया गया कार्य क्या होगा। बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, बट इसमें स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी में कंफ्यूज हो सकते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो किया गया कार्य है वो P डेल V होता है, और सर जो P डेल V है वो डेल V को हम V2 माइनस का V1 बोल सकते हैं, तो V2 माइनस का V1 होगा, तो P V2 माइनस का V1 आपका आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, नहीं कि बी का मतलब है सर V1 माइनस का V2, नहीं सर P डेल V का मतलब होता है V2 माइनस का V1, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया, ठीक है। समदाबी प्रक्रम में जब गैस को उष्मा दी जाती है तब क्या होता है। समदाबी प्रक्रम है, यानी कि आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक अगर अपना प्रोसेस है तो उसके अंदर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स Q इक्वल टू P प्लस का डेल यू, या P डेल वी नहीं W प्लस का डेल वी, ठीक है। तो मैं W को बोल सकता हूँ P डेल वी, तो P डेल वी प्लस डेल यू, ठीक है। अब देखो आइसोबैरिक प्रोसेस है, इसका मतलब सर दाब कांस्टेंट है। तो सर हमको दाब से मतलब नहीं, सर हमको डेल वी से मतलब है, और ताप से, यानी सर हमको आयतन और ताप से मतलब है। तो आयतन भी परिवर्तित हो रहा है, ताप भी परिवर्तित हो रहा है। इसका मतलब कि सर इसमें कुछ उष्मा तो किए गए कार्य में परिवर्तित होगी, और कुछ उष्मा उसकी आंतरिक ऊर्जा में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेगी, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन नंबर 1 सर उसके द्वारा कार्य भी किया जाएगा, सर गैस के द्वारा कार्य किया जाएगा, क्योंकि उसको ऊर्जा मिल रही है, तो अगर आपको ऊर्जा मिलेगी तो आप कार्य करोगे, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है कि सर उसकी आंतरिक ऊर्जा बढ़ती है, ये सर आंतरिक ऊर्जा बढ़ेगी, डिक्रीज नहीं होगी, क्योंकि उसको उष्मा दी गई है। अगर हम किसी चीज़ को उष्मा देते हैं तो सर उसकी आंतरिक ऊर्जा बढ़ती है, नहीं घटती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ ये देखो अच्छा क्वेश्चन है। एक नियत दाब 10⁻³ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर पर गैस का प्रसार इतना होता है, तो किया गया कार्य कितना होगा। अच्छा क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन सभी कर सकते हैं। सर किया गया कार्य W बराबर P डेल V होता है, ठीक है। तो P का मान कितना, सर P का मान अपने पास है 10⁻³ और डेल V का मान अपने पास है 0.25 न्यूटन, नहीं सर 0.25 मीटर क्यूब, ठीक है। तो इट विल सर 25 जूल, 25 यानी 250 जूल आपका आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। नॉर्मल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है कि स्टूडेंट कर सकते हैं, बट अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर तभी कर पाओगे, अदरवाइज भूल जाओगे, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा कि सर 250 जूल इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो,
हाँ, इसको थोड़ा समझो, और मेरे को इसको समझाने के लिए आप लोगों को थोड़ा बोर्ड वो सब करना पड़ा है, डोंट वरी। देखो, एक आदर्श गैस यानी कि एक आइडियल गैस है। सबसे पहले कमेंट बॉक्स के अंदर ये कमेंट करके बताओ मेरे को कि सर जो आइडियल गैस है उसकी आंतरिक ऊर्जा या फिर उसकी आंतरिक ऊर्जा किसके रूप में होती है? गतिज ऊर्जा के रूप में होती है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में होती है, या फिर ए और बी बोथ? ये बताओ कि इससे मतलब कि आइडियल गैस है उसके लिए उसकी इंटरनल एनर्जी काइनेटिक फॉर्म में होती है या फिर पोटेंशियल फॉर्म में होती है, या फिर ए और बी बोथ? ठीक है, देखो समझो, एक आदर्श गैस जिसका ताप इतना है, मैंने क्या बताया आपको, अगर आपको कहीं पर भी अगर मतलब सेंटीग्रेड में अगर आपको तापमान दिख जाए, यानी कि सेंटीग्रेड में आपको तापमान दिख जाए, तो बस सबसे पहले आपको काम होना चाहिए कि उसको आपको केल्विन में चेंज करना है। क्यों? क्योंकि सर हमको आंसर एम के स्पत्ति में देना है, और ताप का एम के स्पत्ति में जो मात्रक होता है वो केल्विन होना, ना कि अपना सेंटीग्रेड। ठीक है, तो देखो, और इसे नियत दाब पर गर्म किया जाता है ताकि इसका आयतन इतना हो जाए, तो इसका अंतिम ताप क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे। देखो करते हैं, आ जाओ कर देखो। अकॉर्डिंग टू आइडियाबेटिक नियत दाब है, ठीक है, तो उसको अंतिम ताप क्या होगा? चलो करते हैं। देखो इसका दाब नियत है तो आइसोबारिक प्रोसेस है अपना, और आइसोबारिक प्रोसेस नहीं, हम आइडियाबेटिक प्रोसेस के से इसका करेंगे। ठीक है, देखो निकालते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखो वो पता सर पी वी भी अपने पास नहीं है, तो इस क्वेश्चन को आयतन 2v हो गया है। और इसी क्वेश्चन है दोस्त, मैंने इस क्वेश्चन का मेरे अंदर फॉर्मूला नहीं आ रहा है दिमाग के अंदर। आयतन जो ताप है इतना हो गया है, और आयतन है 2v है, इसलिए इसका जो ओके 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 ठीक 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 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आओ करते हैं। ओके ओके ओके, दाब नियत है, नियत दाब, इसका मतलब क्या सर? नियत दाब है, इसलिए अपना जो होता है गेलुसे का जो नियम है, मतलब नहीं सॉरी, चार्ल्स का नियम, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ क्या बोलता है? V समानुपाती T। है बात समझ में क्या बोला मैंने? देखो पी वी की पावर पी वी बराबर एन आर टी होता है। ठीक है, वी नियत पी नियत है तो वी समानुपाती टी हो गया ना, इसलिए मैं ये बोल सकता हूँ वी वन अपॉन वी टू बराबर टी वन अपॉन टी टू बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। देखो वी वन है वो अपने पास वी नोड है, ठीक है, वी नोड अपॉन टू वी नोड, ठीक है, और टी वन कितना सर? टी वन मेरे पास है 300, क्योंकि सर अगर 27 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करना वो मेरे 300 आएगा, तो 300 केल्विन बटा टी टू। ठीक है, तो करते हैं, देखो कैंसिल, टी टू बराबर 600 केल्विन। अब देखो 600 केल्विन को आपको सेंटीग्रेड में चेंज करना है, तो इस कुछ नहीं करना, 600 में से 273 घटा दो, 327 आपका आंसर आएगा। ठीक है, 327 डिग्री सेंटीग्रेड। कौन सा ऑप्शन नंबर होगा? सी सही है। दोबारा समझो क्या बताया मैंने बताया सर अकॉर्डिंग टू मतलब कि जो आदर्श गैस समीकरण होता है उसके पी वी बराबर एन आर टी, पी कॉन्स्टेंट है तो वी समानुपाती टी हो गया अपना। ठीक है, इसलिए वी वन अपॉन वी टू बराबर टी वन अपॉन टी टू हो गया। ठीक है, वी वन का मान अपने पास है, वी टू का मान अपने पास है, टी वन का मान अपने पास है, टी टू का मानेगा टी टू इजिकल टू मतलब कि अपने 600 केल्विन हो गया, बट आंसर हमें डिग्री सेंटीग्रेड के नहीं दिया, तो इसमें से 273 घटा देंगे, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस पर भी बेस्ट कुछ क्वेश्चन है, करेंगे, आओ करते हैं। हाँ ये देखो, हाँ ये थोड़ा सा समझो। प्रारंभिक व अंतिम अवस्था सेम, प्रारंभिक व अंतिम अवस्था समान होने पर भी बढ़ते हुए कार्य के लिए कौन सा सत्य है? यानी कि कार्य बढ़ना चाहिए, यानी सबसे पहले छोटा कार्य, बड़ा, फिर उसके बाद बड़ा। आओ इसको हम ग्राफ से समझते हैं। कार्य का क्या मतलब होता है सर? कार्य होता है बराबर डब्ल्यू बराबर होता है पी इंटू वी, यानी कि पी और वी के मध्य का जो ग्राफ का क्षेत्रफल है वही अपना कार्य को रिप्रेजेंट करता है। तो सर यहाँ पर पी आ गया, यहाँ पर वी आ गया। अब मेरे को ये बताओ मेरे दोस्त, क्या कि अगर आपका समदाबी प्रक्रम है, क्या कि समदाबी, ठीक है, अगर आपका समदाबी प्रक्रम है तो सर आपका ग्राफ इस प्रकार से तो होगा ना, सर दाब समान है और वी है वो चेंज हो रहा है, तो सर इस प्रकार से अपना ग्राफ होगा। और दूसरी बात कि सर अगर आपका समतापी प्रक्रम है, देखो आपको ये पता सर आइसो थर्मल प्रोसेस और आइडियाबेटिक प्रोसेस का ग्राफ इस हिसाब से होता है। ये तो अपना हो गया आइडियाबेटिक प्रोसेस का ग्राफ, ठीक है, और ये होगा अपना समतापीय का ग्राफ। ठीक है, अब देखो, अब मैं यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, देखो यहाँ से यहाँ तक। अब मेरे को ये बताओ कि सर ए बी सी डी ई एफ, ये बात समझ में। देखो एक अपने पास एरिया है ए बी सी डी, एक अपने पास है एरिया है ए ई सी डी, और एक है ए, इसको मैं एफ को हटा देता हूँ, ठीक है, या फिर अगर मैं एफ को रखूँ तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर रखूँगा, ठीक है, ए एफ सी डी, ए एफ सी डी। ठीक है, देखो ये अपने पास ई है,
ठीक है, और ये अपने पास एफ है। अब मेरे को ये बताओ कि सर ए बी सी डी ज़्यादा है या फिर ए ई सी डी ज़्यादा है या फिर ए एफ सी डी ज़्यादा है, क्योंकि सर हमें ये पता है जो कार्य है वो आयतन के और जो दाब है उसके गुणनफल के प्रोडक्ट इक्वल होता है, तो हमें इसका एरिया निकालना पड़ेगा। तो सर आपको पता है कि सर ए बी सी डी ज़्यादा है, तो ए बी सी डी किस प्रकार का प्रक्रम है सर, ये अपने पास समदाब यानी आइसोबारिक, ठीक है। अब देखो दूसरी बात ए ई सी डी, इसके बाद ए ई सी डी का ज़्यादा है, क्योंकि सर देखो ए ई सी डी यहाँ से यहाँ तक है, यानी हमें इतना एरिया निकालना है, तो भाई ये इससे फिर जो दूसरे नंबर पर इसने यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ओके, यहाँ से यहाँ तक आ गया, ठीक है, ओके। तो ये इसका मान कौन सा सर, ये अपने पास आइसोथर्मल, ये अपने पास आइसोथर्मल है। उसके बाद सर ए एफ सी डी, ये अपने पास आइडियाबेटिक है, यानी कि सर जो अपने क्या कार्य है वो सबसे कम होगा, अपना होगा रुद्धोष्म प्रक्रम, उसके बाद आयतनिक समतापीय, उसके बाद समदाबीय, यानी कि सर सबसे ज़्यादा समतापीय में कार्य होगा, क्योंकि सर इसकी ग्राफ है कि जो ग्राफ का जो एरिया है वो सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद समतापीय में होगा क्योंकि सर इसका जो एरिया उससे कम होता है, और सबसे कम अपना होता है रुद्धोष्म प्रक्रम का, इसलिए सबसे कम इसमें होगा, सबसे कम इसमें भी नहीं होगा, इससे कम पूछे तो इससे भी कम पूछे तो आपका होगा सम आयतनिक, क्योंकि सर सम आयतनिक में तो कोई कार्य होता ही नहीं है, क्योंकि सर उसमें जो वी है वो चेंज नहीं होता, डेल्टा वी बराबर 0, अगर डेल्टा वी 0 है तो उसमें क्या कार्य अपने पास 0 होगा। तो अगर आपको पूरा पूछे तो पहले समतापीय सम आयतनिक, उसके बाद होगा रुद्धोष्म, उसके बाद समतापीय, उसके बाद समदाबी। भाई इतने अच्छे से कोई नहीं समझा पाएगा, मैंने विद आपको ग्राफ बताया, इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट कोई नहीं क्लियर कर पाएगा। अच्छा लगा तो एक लाइक अवश्य करना। अगला क्वेश्चन देखो, समआयतनिक उत्क्रमणीय प्रक्रम में कौन सा कथन सत्य है? भाई समआयतनिक है, इसका मतलब सर उसमें क्या कार्य का मान 0 होगा, क्योंकि सर अपने पास डेल्टा वी बराबर 0 है। अगर डेल्टा वी बराबर 0 है तो डब्ल्यू बराबर होता है पी डेल्टा वी, तो पी डेल्टा वी 0 है तो सर डब्ल्यू बराबर 0 होगा, तो कौन सा ऑप्शन अपना होगा? ए सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम किए गए कार्य के कौन से प्रक्रम में किए गए कार्य हमारा शून्य होता है? तो सेम कॉन्सेप्ट है, समआयतनिक आइसो यार इसको क्या बोलते हैं, ये वो है वॉल्यूम वाला है, ठीक है, इंग्लिश देख लेना, ये अपना है वॉल्यूम वाला है, ठीक है। तो इसमें क्या कार्य 0 होगा, क्यों? इसमें आयतन में परिवर्तन ही हो नहीं रहा है, तो अपने पास पता है डब्ल्यू बराबर पी डेल वी होता है, जो डेल वी वो अपने पास 0 है तो डब्ल्यू भी 0 होगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन हम आपका सी सही है। अगला देखो, अच्छा क्वेश्चन है, हाँ, समआयतनिक प्रक्रम में T1 इतना है, T2 इतना है और P1 अपॉन P2 का मान निकालना है। सेम ये एक कॉन्सेप्ट है, V1 अपॉन V2 बराबर T1 अपॉन T2 आपको निकालना है। सर मेरे को P1 अपॉन P2 निकालना, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर अपने को P1 अपॉन P2 कर देना। क्यों? क्योंकि सर जो समीकरण सेम यही काम आएगा। वी अगर मैं हटाता हूँ तो पी समानुपाती टी होता है, P1 अपॉन P2 बराबर T1 अपॉन T2। P1 का मान अपने पास कितना सर? P1 अपॉन P2 तो निकालना हमको, कोई दिक्कत नहीं। तो सर T1 अपॉन T2, सर T1 अपॉन T2 अपने पास 27 डिग्री है और 127 है, तो भाई 27 को अगर मैं चेंज करता हूँ 300 हो जाएगा, तो 300/400, क्योंकि सर इसको मैं केल्विन में चेंज करता हूँ 3/4 अपने पास आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका सी सही, 3/4 होगा। अब कैसे होगा, क्यों होगा, पहले बता चुका हूँ, बड़े अच्छे से समझ लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, 300 केल्विन तथा 600 केल्विन के बीच कार्यरत कार्नो इंजन की निर्गत कार्य इतना है, तो कार्नो इंजन को दी गई शक्ति कितनी, ये समझो भाई, पहले इस क्वेश्चन को समझो। आप सब कुछ बोल दो, अभी तक कोई सीखा या फिर नहीं सीखा, बट ये क्वेश्चन अवश्य सीख लेना, क्योंकि भाई एयरफोर्स में हर साल ये क्वेश्चन आ रहा है आपकी। इस क्वेश्चन को बड़े बेहतरीन से समझ लेना, ताकि और क्वेश्चन समझो या फिर ना समझो, आपके लिए बड़े फायदेमंद की ये क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है। तो देखो क्या है क्वेश्चन के अंदर, आपको क्या पूछा, पहले देखो पूछा क्या गया इन दिस क्वेश्चन, इट इज आस्क्ड टू यू दैट कि हाउ मच एनर्जी वाज गिवन टू दी सोर्स, यानी कि जो स्रोत से प्रति चक्र को दी गई, मतलब जो अपने स्रोत है उसने जो अपने सिंक को कितनी ऊष्मा दी है, यानी कि आपको Q1 की वैल्यू पूछी है। Q1 आपको दोस्त क्या पूछा है? सर मेरे को पूछा गया है Q1 की वैल्यू, ठीक है, मेरे को सर Q1 की वैल्यू मेरे को पूछी गई, तो देखो सर Q1 की वैल्यू मेरे को पूछी गई, तो Q1 पूछा गया है, कोई दिन निकालें। अब देखो दक्षता का 2 फॉर्मूला, यानी कि जो इफिशियंसी होता है उसके आपके पास 2 फॉर्मूले होते हैं फॉर द कार्नो इंजन। क्या सर? नीटा बराबर 1 माइनस का T2 अपॉन T1। अब भाई देखो T2 अपॉन T1 का मतलब है सर जो T2 है वो अपने पास सिंक का ताप है और ये स्रोत का ताप है, लिख लो यहाँ पर सिंक स्रोत, ठीक है। इंग्लिश वाला सिंक होता है, इंग्लिश में सिंक होता है, जो स्रोत हम बोलते हैं सोर्स, ठीक है, इंग्लिश वाला सोर्स आपके लिए सोर्स होता है। अब देखो इसका एक फॉर्मूला और होता है, ईटा बराबर निवेशी बटा निर्गत,
हिंदी वालों निवेशी बटा निर्गत। इंग्लिश वाला बताऊंगा, देखो आउटपुट नहीं इनपुट, हाँ इनपुट, इनपुट बटा आउटपुट, ठीक है। या फिर अगर मैं आपको सिंपल जो वर्ड्स बताऊँ वो होता है अपने पास Q1 अपॉन Q2, बस ये होता है अपने पास। अब समझो क्या है, निवेशी बटा निर्गत होता है, देखो समझो, यानी कि जो हमने किसी को ऊर्जा दी है उसका और हमें कितना उसे आउटपुट प्राप्त हुआ उसका अनुपात होता है अपने पास दक्षता। निकालो, नीटा बराबर 1 माइनस का T2 कितना सर अपने पास, T2 अपने पास 300 है, 300 बटा 600। अब सर हमको ये कैसे पता लगेगा सर जो क्वेश्चन के अंदर दिया गया वो T2 वैल्यू T1 की वैल्यू है। मेरे भाई जो वैल्यू कम हो उससे आपको T2 मान लेना। लिख लो अपनी कॉपी के अंदर नोट्स बनाकर कि जो वैल्यू कम हो इजिकल टू T2 और जो ज़्यादा हो वो T1, यानी जो वैल्यू कम हो T2 और जो ज़्यादा हो T1 होगी। तो यहाँ पर जो T2 है वो कम था तो 300 टचस हो गया, ठीक है। अब एक ईटा अपने पास होता है Q1 अपॉन Q2, Q1 अपॉन Q2, ठीक है। ओके ओके निकाल दें, देखो 1 माइनस का 1/2 बराबर 1/2। अब देखो क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है, क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है कि स्रोत से हमने प्रति चक्कर को दी गई ऊष्मा का मान कितना है, ठीक है। यानी कि आपको निकालना गया, यानी स्रोत से प्रति चक्कर इंजन को दी गई ऊष्मा की वैल्यू क्या है, और हमें हमारे पास जो Q2 है वो हमको दी गई है, यानी कि अपने पास क्या है सर, ओके यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गई यार, देखो थोड़ी सी, मेरे को ये पता है कि इंग्लिश वालों से चलते थोड़ी सी गलती हो जाती है। यहाँ पर देखो अपने पास जो ईटा है वो अपने पास होता है निर्गत बटा निवेश, निर्गत बटा निवेश, ठीक है। ठीक भाई, देखो इंग्लिश और हिंदी के चक्रों में थोड़ा भूल जाता हूँ मैं। ये अपना होता है आउटपुट बटा इनपुट, ठीक है, आउटपुट बटा इनपुट। देखो आप देखो यहाँ पर अपने पास आउटपुट कितना है, यानी कि हमने कितना प्राप्त किया, यानी जो स्रोत यानी जो कार्नो इंजन की जो अपने पास वो निर्गत कितनी है सर, अपने पास निर्गत है अपने पास 800, तो 800 बटा Q2 इजिकल टू 1/2, तो Q1 इजिकल टू 1600 जूल, ठीक है। कौन सा ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। दोबारा समझो, देखो क्या बोला गया आपको, आपके पास ईटा इफिशियंसी के दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो अपने पास होता है 1 माइनस T2 अपॉन T1, ठीक है, और अपने पास एक और होता है अपने पास होता है निर्गत बटा निवेश, यानी कितना हमने प्राप्त किया, यानी कितना हमने प्राप्त किया और कितना हमने इन्वेस्ट किया, यानी कि कितना हमने प्राप्त किया और कितना हमने इन्वेस्ट किया, उसका जो अनुपात होता है वो होता है अपने पास इफिशियंसी, यानी कि ईटा, ठीक है। तो ये था आपका फॉर्मूला और ये था आपका क्वेश्चन। इस पर भी बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साथ साथ करेंगे सोल्व, डोंट वरी। अगर आपको ये समझ में ना आए तो आगे वाले समझ में आ जाएंगे। अगला देखो हाँ ये देखो 30 डिग्री सेंटीग्रेड और 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच कार्यरत प्रशीतक का कार्यकारी गुणांक है। भाई देखो प्रशीतक का मतलब होता है अपने पास रेफ्रिजरेटर। इंग्लिश वाला देख लो कि मतलब कि हाँ जो कारण प्रशीतक है, यानी कि ए रेफ्रिजरेटर इज वर्किंग बिटवीन 30 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हाट विल बी इट्स, मतलब कि उसका जो ईटा की वैल्यू क्या, आपको ईटा निकालना है। तो ईटा इसके लिए क्या होता है सर, इसके लिए ईटा है वो अपने पास होता है सर T1 T2 माइनस का T1 बटा T1, यानी T1 माइनस T2 बटा T1, T1 माइनस T1, T1 माइनस T2 बटा T1, यानी कि सर जो ज़्यादा में से कम को घटाना है और उसमें जो ज़्यादा उसका भाग दे देना, बस इतना याद रखो कि ज़्यादा में से कम को घटाना और जो ज़्यादा उसका भाग दे देना। 30 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर आप केल्विन में चेंज करते हो तो अपने पास आएगा कितना, अगर आप चेंज करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर चेंज ना करो तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट चेंज कर लो ताकि प्रॉब्लम नहीं हो। कितना होगा सर, वो अपने पास होगा 273 प्लस का 30, ये होगा अपने पास 303, ठीक है 303, तो 303 माइनस का 273 बटा T1 कितना सर, T1 अपने पास है, यानी कि जो ज़्यादा है वो कितना सर, ज़्यादा अपने पास है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ओके, कार्यकारी प्रशीतक के कार्यकारी पदार्थ कितना होगा, तो वो अपने पास लगभग आपको बताऊँ तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड और 0 डिग्री सेंटीग्रेड में से अगर घटाता हूँ तो मैं ये भी लगभग मेरे पास 303 आएगा, क्योंकि सर में T1 है तो T1 जो ज़्यादा है वो अपने पास तो इतना ही है, 303 है, कोई दिक्कत नहीं है 303 करो कितना है सर, ये तो फिर अपने पास सही नहीं बैठेगा, दोबारा देखता हूँ मैं जस्ट वेट। देखो T1 माइनस T2 303 हो गया और ये अपने पास 30 आ जाएगा, तो 30 बटा 303 और 1/10 लगभग 1/10 का मतलब 0.1 तो ऑप्शन में नहीं है मेरे भाई। तो फिर 30 डिग्री सेंटीग्रेड व 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में कार्यरत प्रशीतक का कार्यकारी गुणांक क्या होगा, इसको थोड़ा सा आपको जो नीटा बराबर होता है अपने पास Q1 माइनस का Q2 बटा Q1, नहीं ये Q1 कहाँ होता है यार, उल्टा कर दिया देखो मैंने,
देखो ईटा बराबर अपने पास होता है Q1 बटा Q1 माइनस का Q2, उल्टा कर देना, क्योंकि सर ये तो अपने पास उसके लिए होता है, कार्नो इंजन के लिए होता है, ये होता है अपने पास, क्या होता है देखो, ये अपने पास होता है ईटा बराबर Q1 बटा Q1 माइनस का Q2। ये देखो यहाँ पर मैंने वो कर देना, गड़बड़ कर देना, देखो 303, आपको उसने करना इसका उल्टा कर देना, आपको 303 बटा 30, ये कितना हो सर, ये लगभग अपने पास आएगा 10 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आप ए से लगभग 10 आएगा। समझ लो, यहाँ पर इसको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कर लेना। ये अपने पास होगा T1 अपॉन T1 माइनस T2, ठीक है। तो ये होगा अपने पास T1 यार T2 होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि Q2 बटा ये जो हमने प्राप्त किया है और जो अपने पास लगभग, सर ये अपने पास T2 होगा यहाँ पर, T2 बटा, हाँ T2 होगा, सॉरी T2 होगा यहाँ पर, ठीक है। देखो यहाँ पर T2 होगा, और जस्ट 2 मिनट वेट रखो। 303 बटा, अगर मैं इसको घटाता हूँ तो मेरे पास लगभग T2 कितना सर, T2 मेरे पास है 273 बटा 30, लगभग 9 आएगा। हाँ भाई दोबारा समझो, देखो मैंने क्या बोला है भाई, देखो ये कन्फ्यूजन आपके साथ हो सकता है, दोबारा देख लो। कार्नो इंजन के लिए अपने पास ईटा बराबर अपने पास होता है क्या सर, 1 माइनस T2 अपॉन T1, ठीक है। और इसका जस्ट उल्टा होता है, ईटा बराबर क्या होता है सर, उसके लिए, किसके लिए, कार्य जो मतलब प्रशीतक के लिए, यानी कि जो तो प्रशीतक होता है उसके लिए अपने पास होता है ईटा बराबर होता है अपने पास T2 बटा T1 माइनस का T2, ठीक है। तो ये होता है आपके लिए, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपके पास 9 आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन आपकी क्लास का, और एक अच्छा सा क्वेश्चन करवा देता हूँ आप लोगों को, बाकी आप कर लेना, ठीक है। हाँ ये देखो आप पहले, ये लास्ट क्वेश्चन है। एक आदर्श इंजन इतनी ताप पर उष्मा को वातावरण में छोड़ता है और उसकी दक्षता इतनी है, तो किस ताप पर उसको उष्मा लेनी चाहिए। देखो समझो इस पहले इस क्वेश्चन को, किस ताप पर उसको उष्मा लेनी चाहिए। देखो आपको निकालना क्या है सर, मेरे को किस ताप पर उसको उष्मा लेनी चाहिए, इसका मतलब कि सर मेरे को उसमें क्या निकालना है, किस ताप पर उष्मा लेनी चाहिए, इसका मतलब सर या तो मेरे को T1 निकालना है या फिर मेरे को T2 निकालना है, ठीक है। यानी कि मेरे को क्या निकालना, देखो मेरे को सर क्या निकालना, किस ताप पर उसको लेना, जब सर इसका मतलब सर मेरे को T1 निकालना है, क्यों कि सर छोड़ने का मतलब होता है कि निर्गत, यानी कि निर्गत बटा निवेशी, यानी कि 1 माइनस का ईटा बराबर अपने पास होता है 1 माइनस का T2 बटा T1। अब मेरे पास T2 दिया गया कि सर जो T2 अपने पास निर्गत है, यानी कि उसने किस ताप पर उष्मा को छोड़ा। मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ कि ईटा बराबर अपने पास होता है 1 माइनस का Q2 बटा Q1, ठीक है। तो ईटा कितना सर, ईटा अपने पास है 30%, तो मैं 30 बटा 100 बोल सकता हूँ, 30 बटा 100 बराबर 1 माइनस का Q2 कितना है सर, Q2 अपने पास 77 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसको अगर मैं केल्विन में चेंज करता हूँ तो 7, यानी लगभग अपने पास आ गया 350 बटा Q1 निकालना कोई दिक्कत नहीं। तो 350 बटा Q1 इक्वल टू 1 माइनस 30 बटा 100, आगे सॉल्व करता हूँ तो 17 बटा 100 इक्वल टू 350, T1 बोलो, T1 बराबर अपने पास हो गया। इसको अगर मैं काटता हूँ तो ये 0 से 0 कैंसिल, 5 आएगा इधर ये 500 डिग्री 500 केल्विन होगा, और 500 केल्विन अगर मैं डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करता हूँ तो अपने पास 227 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। तो ये था आपका बायो फिजिक्स का आज प्रैक्टिस सेट। आपको समझ में ना आए तो कमेंट कर देना। देखो स्टूडेंट पढ़ोगे तभी कुछ सीखने को मिलेगा, अदरवाइज तो देखो लोग मेहनत कर रहे हैं सभी, कोई आपसे ज़्यादा पढ़ रहा है, कोई आपसे कम पढ़ रहा है, बट आपको ये डिपेंड कर रहा है आप कितनी मेहनत कर रहे हो आप लोगों के लिए। तो भाई हमने आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाया, समझ में आया, मैंने अपना फुल एफर्ट दिया आप लोगों को समझाने में। तो अगर आपको थोड़ी सी मेहनत अच्छी लगती है भाई वीडियो शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, बाकी आपकी इच्छा। जय हिंद, जय भारत।